हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? वेलकम। विक्रांत सर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने 12th क्लास ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का हमने मैनेजमेंट का बेसिक समझा था कि मैनेजमेंट किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, कितने इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के, वो यहाँ पे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करने से पहले हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स आपके सब्जेक्ट में दिया है, आपके सिलेबस में दिया है, आपके टॉपिक में दिया है, वो डिस्कस करने से पहले हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की क्या इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके प्रिंसिपल्स इतने फॉलो किए जाते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहली बात तो आपको ये बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय या स्टाफ काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो अपने काम को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, कौन सा उनका बिहेवियर, उनका जेस्चर, उनका पोस्चर, उनके रहन सहन, उनके काम करने के तौर तरीके, ये सारी चीज़ें। सो दैट मैनेजमेंट उनको सिखाता है कि आपको काम ऐसे करना है, आपको ये टेक्निक्स को यूज़ करना है, आपको पर्टिकुलर इस वे में आपके जॉब प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। सो व्हाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट में, हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि एम, गोल। हर किसी पर्टिकुलर पर्सन का अपनी अपनी लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है। उसी तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो भी कंपनी होती है, उनका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। मान के चलिए कि अगर होंडा कंपनी है और होंडा कंपनी का एम है कि हमें अच्छा सेल करना है और इस साल का हमें प्रॉफिट को अच्छा अर्निंग करना है, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशंस करनी है, तो होंडा कंपनी क्या करेंगे, अपने गोल की सेटिंग्स करेंगे कि हमें क्या एम कंप्लीट करना है, क्या टारगेट हमें अचीव करना है, कितने प्रोडक्ट की सेलिंग्स हमें करना है। सो यहाँ पे हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये प्रिंसिपल सबसे पहले आपको क्या हेल्प करता है कि आप अपने गोल या अपने एम को सेट कर सकते हो कि हमें इस पर्टिकुलर मंथ्स में या 6 महीने में या 1 साल में हमें इतना सेल्स करना है, इतने प्रॉफिट अर्न करने हैं, इतने कस्टमर्स के साथ डील करनी है। तो ये आपको एक गोल सेट करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए हम होंडा कंपनी का एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे होंडा कंपनी ने दिवाली में टारगेट लगाया कि हमें आने वाली दिवाली में इतने इतने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उन्होंने एक गोल सेट कर दिया है, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है अपना कि ये ऑब्जेक्ट को हमें अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो हम होंडा कंपनी के एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब होंडा कंपनी ने अपना गोल तो सेट कर दिया कि हमें दिवाली के टाइम पे इतने इतने प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, सेल करने के लिए उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया। देन उनके बाद में वो क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे, वो पता लगाएंगे कि हमारे रिसोर्सेज क्या क्या है, हम और कहाँ कहाँ से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, उस रिसोर्सेज में काम कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये सब क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में इस चीज़ को इन्वॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए। यानी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी का रिसोर्सेज ये होगा कि उन्हें मार्केट में अच्छा सेल्स मिले, उन्हें मार्केट में अच्छे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस मिले, उनकी कंपनी मार्केट में अच्छा काम करे। तो ये उनके रिसोर्सेज वो यूज़ करेंगे। वो जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो किसी ना किसी तरीके से मार्केट के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ह्यूमन के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, वो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। जितने भी रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं यूटिलाइज करने के लिए, उन रिसोर्सेज को वो यूज़ करेंगे। रिसोर्सेज मीन्स कहाँ कहाँ से हम उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ये सेक्टर हम चूज़ करें। ठीक है ना। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट आते हैं हम यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजंस।
साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग करना, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर काम पे, एक प्रोफाइल पे डिसीजन देना है। मैनेजमेंट को एक डिसीजन देना है कि ये सही है, ये गलत है। सो यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजन, सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही आपको ये बताया गया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और इज एन साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट या तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस भी है। सो आर्ट इसलिए है कि यहाँ पे सभी लोग अपने अपने माइंड के यूज़ करके, अपने रिसोर्सेज यूज़ करके उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करते हैं। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो टेक्निकली माइंड यूज़ करते हैं, टेक्निकल पीपल्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग अपने माइंड को कैलकुलेट करके, माइंड से अपने आइडियाज़ निकाल कर उस मैनेजमेंट में जो भी वर्क है उसे कंप्लीट करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन देना, जैसे होंडा कंपनी का हम एग्जांपल ले लें। अभी जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन बन रही है, मार्केट अगर अच्छा रहा है, और मार्केट अच्छा रहने से क्या हो जाता है कि मार्केट अच्छा है और होंडा कंपनी ने अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करे और वो उम्मीद करता है कि मेरे प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे सेल होंगे। बट समहाउ सिचुएशन में उसे पता चलना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। अभी जैसे कि मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, अब इस पर्टिकुलर वे में होंडा कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर देगी और मार्केट में लॉन्च कर देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे के सारे प्रोडक्ट सेल हो जाए और ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे के सारे प्रोडक्ट सेल ना भी हों। ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती है। अनसर्टेनिटी की बात यहाँ पे आती है सबसे सिंपल। सो डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट का पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन आपको बहुत ही सही और सोच समझ के लेना है और पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट करके सभी लोग का कोऑर्डिनेशन लेकर आपको उसके डिसीजन को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद में फोर्थ पॉइंट में आ जाएंगे हम, चेंज इन टेक्नोलॉजी। हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट में कितने प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस क्यों है। तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशन में बताया है, जो भी टॉपिक में आपको समझाया है कि टेक्नोलॉजी यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी। अभी हम होंडा कंपनी का एग्जांपल लेकर हम अपने टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल है कि होंडा कंपनी ने एक टारगेट सेट करा है कि हमें इतने इतने प्रोडक्ट की सेलिंग यहाँ पे करनी है। उसके बाद में हमें मार्केट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और कितने कस्टमर्स को हमें अट्रैक्ट करना है इस प्रोडक्ट को लेकर, वो ये कंपनी ने एक गोल सेट कर लिया है। सो यहाँ पे होंडा कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट है, होंडा कंपनी के जितने भी मैनेजर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक टेक्निकली चेंजेस उसमें लेकर आएंगे। कुछ कंपनी सेमिनार करती है, कुछ कंपनी मार्केट में अपनी मार्केटिंग करती है, कुछ कंपनी टीवी में एड्स करते हैं, कुछ कंपनी न्यूज़ चैनल्स में अपने ऐड करते हैं। सो टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलर टेक्निकल यूज़ करके वो अपने अपने गोल को सेट करते हैं और अचीव करने की पूरी 100% कोशिश करते हैं। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, इस प्रिंसिपल्स में क्या समझाया गया है कि आपको समय रहते हर टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे कभी कभी चेंज करना चाहिए। अगर इस टेक्नोलॉजी को आप हमेशा यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पहले टेक्नोलॉजी यूज़ की थी वो इस बार भी काम आए। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको उस टेक्नोलॉजी को चेंज करना है ताकि आपको और अच्छा उसका रिजल्ट मिले और अच्छे आपके उसको रिसोर्सेज को आप उसको और एक्सपांड कर सकें। देन उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आपको आया है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। जो हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो ग्रुप है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव प्रभावशाली, यानी कि प्रभावशाली कार्य करने वाले पूरे एम्प्लॉय, यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर 6 लोगों का ग्रुप है और 6 लोगों में से सिर्फ 3 लोग वर्क कर रहे हो, 3 लोग इफेक्टिव है, एक्टिव है अपने माइंड को लेकर और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और 3% जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं, कुछ भी डिसीजन नहीं देते हैं। सो ऐसे से क्या हो जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा धीरे से डाउन हो जाएगा। इसलिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि उन लोगों को हर चीज़ क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपस में हर किसी का कोऑर्डिनेशन रहेगा, तब जाके ही वो वर्क क्या होगा, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। ये बात समझ में आ गई है आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग होगा तभी जाके वो काम होगा। अभी एक प्रोडक्ट, होंडा कंपनी के एक प्रोडक्ट को सेल करना है, उसमें आप देखोगे कभी भी कि सेल्स डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं, मार्केट में सर्वे करने वाले एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं, कस्टमर्स को हैंडल करने वाले एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग अलग होते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ये सब क्यों है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव 10 लोगों का ग्रुप अलग अलग मिलके ही उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए 100% श्योर काम करता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 6 पॉइंट में आ जाएंगे आप, सोशल ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे कंपनी के सामने ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें सिंपल होती है। कंपनी ऐसा सोचेंगे कि ये काम मेरे लिए बहुत सिंपल है, ये काम बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कंपनी के सामने सामाजिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, कंपनी के सामने सोशल्स ऑब्लिगेशंस भी। कुछ प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद नहीं आते, कुछ प्रोडक्ट गवर्नमेंट परमिशंस नहीं देती है, कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ जाता है, कुछ प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी कम हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी सोशल है यानी जो भी इन्वायरमेंट है, वहाँ पे मैसेज कैसा जाएगा, थोड़ा सा मैसेज खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सोशल ऑब्लिगेशंस भी फ्रंट ऑफ द कंपनी आता है। इसी ऑब्लिगेशंस को मैनेजमेंट क्या करता है, ये सारे ऑब्लिगेशंस तो आते ही है, लेकिन इन सारे ऑब्लिगेशंस को मैनेजर्स मिलकर क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द कैसे सॉर्ट आउट करें, ताकि हमें कस्टमर्स को या हमारी कंपनी के मार्केट में मैसेज अच्छा जाए, रिटर्न्स अच्छा मिले, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, हमारे प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टारों से मिल पाए। देन 7 पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको उसके काम को करने से पहले उस पर्टिकुलर वर्क या उस पर्टिकुलर डिज़ाइन पे आपको रिसर्च करना है कि हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से इसे लॉन्च करना है, हमें किस तरीके से इसे मार्केट में शो करना है, कस्टमर्स हैंडलिंग कैसी होंगी, कस्टमर्स के क्या रिक्वायरमेंट होंगे, तो उस एरिया का रिसर्च करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर एग्जांपल लें, कोई एरिया में अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, एक ही प्रोडक्ट है और बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उस मार्केट में, तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमने उस मार्केट का रिसर्च किया है, तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट भी उस मार्केट में अच्छे खासे लेवल पे मार्केट में सेल हो सके, या उसकी अच्छी खासी क्वालिटी मार्केट में हम लॉन्च कर सके। रिसर्च करना, एरिया वाइज रिसर्च कर सकते हैं आप टेक्निकल रिसर्च कर सकते हो, उसमें चेंजेस में रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखें कि होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी हमेशा अपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में हमेशा नए नए कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते रहते हैं। इस तरीके से मोबाइल कंपनी भी होती है, हर एक सेक्टर में, जो भी प्रोडक्शन में आप सेक्टर में देखोगे, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, फार्मा हो, टेक्निकल ऑटोमोबाइल्स हो, आपको टेक्सटाइल की कंपनी हो, हर एक कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट में रिसर्च बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करता है। उसके बाद रिसर्च करने पे अगर उससे कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, सपोज ये होंडा कंपनी की एक बाइक में कुछ अगर डिफेक्टिव प्रॉब्लम आ गया, सो उसने रिसर्च कर लिया कि ये एक प्रॉब्लम हमें मार्केट में बार बार इसकी रिपोर्ट मिल रही है और ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। सो उसके बाद में हम उसे मैनेजमेंट क्या करता है, उसे डेवलप करता है, मीटिंग लेता है सारे मैनेजर्स के साथ में, प्रोडक्शन हाउस है, टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सब लोगों को मिलकर वो क्या करते हैं, यहाँ पे किस तरीके से इसको डेवलप कर सके, उसका डिसीजन यहाँ पे वो सारे मैनेजमेंट के पर्सन्स मिलकर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब तक कि रिसर्च नहीं होगा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या काम में या प्रोफाइल में, रिसर्च नहीं होगा तो आप उस रिसर्च में क्या आपको फाइंड आउट होता है, आपको क्या बैकलॉग मिलते हैं, उससे आप डेवलप नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इन सब पॉइंट्स को मिलाकर क्या होता है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, अचीव करता है।
यानी उन्होंने जो टारगेट सेट किया है कि इस साल हमें इतना टर्नओवर, इतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, इतना टर्नओवर हमें गेन करना है, इतने हमें मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने हैं, सो उन्होंने क्या करा, एक गोल सेट कर लिया है और उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को बाद में वो कंपनी इन सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट को यूज़ करते हुए, प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, वो अचीव करते हैं। आई बात समझ में? आप सभी को समझा? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब आप नोट कर लीजिए। और हम अभी इसके बाद में जो लेक्चर आपको मिलेगा, इसके बाद में जो वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे, आपको जो मिलेगा उसमें हम हेनरी फ्योन ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस की है वो कितने अच्छे प्रिंसिपल्स है, उन सब प्रिंसिपल्स को आज भी मार्केट में कई समय से लेकर आज भी उन्हें वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ रहकर आप नोट्स बनाइए और अपने अपने बुक से उन टॉपिक को पढ़ना चालू कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो टॉपिक समझाया जा रहा है वो टॉपिक आपको थोड़ा डिटेल में आपके बुक में मिल जाएगा, वो आप घर में रीड करना शुरू कर दीजिए। और रीड करने से आपको वो पॉइंट क्या होंगे और अच्छे से समझ में आएंगे, जिससे कि आप अपने चैप्टर, अपने टॉपिक को और अच्छे से कंप्लीट यहाँ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके हेनरी फ्योन के प्रिंसिपल्स के बारे में हम आपको बताएंगे और आप सभी लोग अपने अपने बुक्स में भी वो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतना ही यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।